हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज 30 अगस्त की क्लास है हमारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए 3 क्वेश्चन हैं जो पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में हमने लिया था। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सिंकफील्ड कप में उपविजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर में फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने जो है पिछली क्लास में किया हुआ है, तो इसका रिवीजन आज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है, यानी 2025 की इस वर्ष जो खेल दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है। आपको पता है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम क्या है आपको बताना है कमेंट में, इसकी थीम क्या है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है आज का हमारा कि ऑपरेशन रेनबो का संबंध किससे है। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को आपको कमेंट में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी करंट अफेयर्स को। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री करता है, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तीसरा है भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब करंट की न्यूज़ जान लेते हैं क्या है। तो आपको पता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो क्या हुआ है, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ हुई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई है। आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस आलोक आराध्य और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल एम पंचमोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, कौन दो व्यक्ति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो एक तो जो है बॉम्बे के मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस आलोक आराध्य, और दूसरा जो व्यक्ति थे वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे विपुल एम पंचमोली। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों को क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है अब 34 हो गई है, जो इसकी जो स्वीकृति है, यानी जो उसकी पूरी स्वीकृति है उसको पूर्ण करता है। पहले क्या था, तो 32 था, अब क्या हो गया है कि 34 हो गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, तो 34 होनी चाहिए थी, 34 होनी चाहिए थी, जो अब क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किस माध्यम से होती है, कौन करता है और उसके संबंधित क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, यानी इसमें क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का यानी जो मेन होता है यानी चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 4 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, कॉलेजियम में वे होते हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति होता है जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली एक प्रणाली है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, वकीलों की और उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालतों के न्यायाधीशों के का हस्तांतरण का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके तहत किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेजियम प्रणाली में एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, और 4 अन्य जस्टिस यानी न्यायाधीश होते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें कह रहे हैं कि 4 चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह होता है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली में इसमें 5 लोग मिलकर यह तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जजों की नियुक्ति होती है वो वरिष्ठता के क्रम के आधार पर होती है, यानी उनकी रैंकिंग होती है, वरिष्ठ कौन है सबसे ज़्यादा, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं, वरिष्ठता के क्रम के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है, तो इसे ध्यान रखना है। अब कह रहे 5 लोग मिलकर यह तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। कॉलेजियम जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखना है, और ना ही वैधानिक संस्था है।
अपितु उसकी अब स्थापना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के माध्यम से हुई थी। तो इसको ध्यान रखना है कि ये वैधानिक ना तो संवैधानिक पद है या ना ही वैधानिक प्रणाली है जिसके तहत होती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तय किया गया है कि किस माध्यम से इनकी नियुक्ति होगी। जजों की नियुक्ति करने की यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए क्या कहा गया है कि असंवैधानिक है। ठीक है, जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर वंशवाद या भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में जैसे अंकल कल्चर होता है, जैसे क्या होता है कि जो न्यायपालिका में होता है या ना भाई भतीजावाद, आपको पता है कि अपने ही जो फील्ड के लोग हैं या अपने ही फैमिली मेम्बर्स अगर कोई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज है और उसके फैमिली मेम्बर्स भी जो लॉयर वगैरह है या किसी अन्य कोर्ट में जज वगैरह हैं, तो क्या करेंगे कि उसमें क्या करेंगे कि अब उनका पक्ष लेंगे, तो ये भाई भतीजावाद होता है। ऐसी संभावना बनी रहती है जिससे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लोग जो जज चुने जाने की संभावना ज़्यादा होती है या जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर होते हैं। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में भी कॉलेजियम सलाह से होती है। ठीक है, हाईकोर्ट जो होता है यानी आपका स्टेट लेवल पे जो कोर्ट होता है, आपको पता है कि हाई कोर्ट होता है, वहाँ पे भी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, यानी जिस राज्य की जो सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट में, जिस राज्य के हाई कोर्ट में अगर किसी जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाएगी, तो वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो, ठीक है, चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और उस राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रधान या प्रधान, चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। तो ये हाई कोर्ट का है, इसको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट में कौन कौन से होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, यानी जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है उसका, और राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल शामिल होता है। कॉलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली में 3 न्यायाधीशों के केस के माध्यम से पैदा हुई, जिसे 28 अक्टूबर 1998 को संवैधानिक अनुच्छेदों की व्याख्या की थी। ठीक है, तो 3 जो मामले आए थे उनके आधार पर किया गया था। अगर बात करें कि भारत के संविधान की, तो भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक शायद, ठीक है 147, इसमें क्या गया, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। 147 ही है, हो सकता है कि ये जो आर्टिकल मैं बता रही हूँ 124 से स्टार्ट होता है और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 147 तक जाता है क्या। ठीक है, शायद 147 तक ही जाता है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट के बारे में व्याख्या मिलती है। आर्टिकल 124 में आर्टिकल 124(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। अनुच्छेद 124 का ए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी, ये बताता है वो। ठीक है, और अनुच्छेद 124(1) का 2 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और उसका प्रोसेस क्या है वो भी उसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया कि आर्टिकल 124 में बताया गया है कि सुप्रीम जो जज होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगी। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली आपको पता है कि ये संवैधानिक नहीं, यानी आर्टिकल 124 में 124 का 2 में कॉलेजियम प्रणाली की व्याख्या नहीं की गई है, तो इसको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 124 का जो 3 है, इसमें बताया गया है कि कैसे कौन जो व्यक्ति, अर्हता की बात की गई, यानी कौन व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक उसका चीफ जस्टिस रहा है या जस्टिस रहा है यानी जज रहा है, तो वो उसका पात्र होगा। या 10 साल तक उसने अगर वकालत वगैरह की है, 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अर्हता रखता है। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति के जो क्या कहते हैं कि परामर्श में आना चाहिए, राष्ट्रपति को भी लगना चाहिए कि वो व्यक्ति उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है। तो ये 3 पॉइंट है जो बताता है आर्टिकल 124 का 3rd, यानी बताते हैं कि
योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 124 कह रहे हैं, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से उनमें से परामर्श करना वह आवश्यक समझे, जिनसे अगर वो परामर्श करना आवश्यक समझता है तो परामर्श करके और परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 124 है और 124 का 1 है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है इसकी, और इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरूर परामर्श किया जाएगा। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है यानी मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो उस राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है कि जो अन्य जज वगैरह होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उनसे परामर्श लेता है। जबकि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, नियुक्ति हो गई है चीफ जस्टिस की नियुक्ति, जो चीफ जस्टिस है उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य जो जज होंगे, अन्य जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति क्या करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की हेल्प से करेगा। यानी वो अगर चीफ जस्टिस कहेगा कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा तभी वो करेगा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। अब अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो भारत के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं वो जापान यात्रा पर गए हैं। उसके साथ ही साथ वो जो चीन में जो संघाई सहयोग संगठन है SCO जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो ये कह रहे हैं कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ष 2005 में हुई थी, 1996 में हुई थी, 2017 में हुई थी या 2001 में हुई थी। ठीक है, तो जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे बात करें कि SCO क्या है। SCO एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। ठीक है, और चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय, यानी SCO का जो मुख्यालय है, ध्यान रखना है कि चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय। तो स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 2001 को हुई थी और उसका मुख्यालय क्या है, तो बीजिंग में है। ठीक है, चीन के बीजिंग में है। SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किए गए थे और वर्ष 2003 में इसको लागू किया था। तो इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 2002 में हुए थे और वर्ष 2003 से ये लागू हो गया था। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। तो ध्यान रखना है। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं, यानी भाषा क्या है, अगर बात करें SCO की आधिकारिक भाषा क्या है, तो रूसी भाषा है और चीनी भाषा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर देखें तो SCO का अर्थ है कि संघाई सहयोग संगठन जो यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन। इसकी स्थापना 2001 में चीन और जो स्टार्टिंग में थे चीन है, कजाकिस्तान है, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। तो जो 5 सदस्य थे उनके सहयोग से, यानी स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो तब इसमें 5 सदस्य थे। तो ध्यान रखना है कौन कौन से, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, थे। अब बात करें कि भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में इसके सदस्य बने थे। यानी भारत और पाकिस्तान जो थे, जो SCO के जो सदस्य कब बने थे, तो वर्ष 2017 में बने थे। और ईरान व बेलारूस हाल ही में वर्ष 2023 और 24 में इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे भारत को ध्यान में रखना है कि भारत इस टाइम कब सम्मिलित हुआ था, भारत और पाकिस्तान, तो वर्ष 2017 में सम्मिलित हुआ था। और हाल ही में 2 और बेलारूस और जो ईरान और बेलारूस जो 23 और 24 में सम्मिलित हुए। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ावा और सद्भावना देना है,
राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। शिक्षा, ऊर्जा और परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण जैसे संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ एक नई, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है। अगर इसमें सदस्य देशों की बात करें तो कौन कौन इसका सदस्य देश है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। चीन है, पूछ सकता है, इस पर प्रश्न बनता है, ठीक है। चीन, रूस, यहाँ पे भारत, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सदस्य देश हैं। अगर इसके महत्व की भी बात कर लें यहाँ पे, तो यह अपनी क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी और जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक और कनेक्टिविटी पहलों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जैसे ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी। तो ये सारी एससीओ की बातें हैं, ठीक है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप बस उसको नोट करते हुए चलिएगा। जैसे अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि आप इसमें क्या क्या नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे आप नोट्स मेकिंग में भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगला है कि हाल ही में भारत के किस भारोत्तोलक ने वर्ष 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखना है, ये जो खेल से संबंधित है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कह रहे कि हाल ही में जो भारत में भारोत्तोलक 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है, संजीता चानू ने जीता है या पीवी सिंधु ने जीता है। तो जो इसका राइट जवाब होगा वो है मीराबाई चानू। इसका राइट जवाब होगा मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है 2025 का। तो इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो मीराबाई कौन है, तो मीराबाई चानू ने जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा, मीराबाई चानू इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है आज के करंट अफेयर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप क्या क्या अगर नोट्स बनाना चाहें तो क्या क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक तो आप अगर इसकी बात करें कॉलेजियम वगैरह प्रणाली में, तो आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा कॉलेजियम प्रणाली क्या है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, जिसमें एक जो होता है चीफ जस्टिस होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, और दूसरा क्या होता है 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और इनके माध्यम से जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और जो मुख्य न्यायाधीश है वो अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है, अन्य जजों की नियुक्ति में जो क्या होता है मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होती है। अन्य जज, जब सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज नियुक्त होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका मेन होती है, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आर्टिकल 124, इतना आप याद रखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली है और कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 2-3 पॉइंट आप लिखते हुए चलिए। और सहयोग संगठन में इसकी स्थापना लिख लीजिएगा, किस वर्ष हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मैंने बताया कि शंघाई में है, बीजिंग शंघाई में है, ठीक है। जो चीन का बीजिंग है वहाँ पे शंघाई में वहाँ पे है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, भारत कब सम्मिलित हुआ, बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि भारत इसमें सहयोग संगठन यानी एससीओ में कब सम्मिलित हुआ। और हाल ही में कोई सदस्य जो सम्मिलित हुआ है जैसे बेलारूस है और ईरान है, तो ये भी ध्यान रख लेना है बस। और इसके साथ साथ बस आप एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि इसके सदस्य देश में कौन कौन सम्मिलित है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है कि पूछ लेगा कि एससीओ के सदस्य देशों में कौन सम्मिलित है या कौन सम्मिलित नहीं है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आप इन सदस्यों को नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सदस्य हैं, ठीक है। और ये एक प्रश्न को हमेशा नोट में रखिएगा, भारोत्तोलन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक कौन है, तो मीराबाई चानू है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।